अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके CTET का वेरी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सिर्फ इस ही टॉपिक से 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। तो ये एक अच्छा टाइम होता है आपके रिवीजन के लिए कि आपने अब तक 2 मंथ या 3 मंथ से आपने जितना पढ़ा है वो सारी ही चीज़ें आप क्विक रिवीजन में रिवाइज़ कर लें। तो चलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है आपको, ये जो नोट्स अवेलेबल है यहाँ पर, ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी, यानी मैं कह सकती हूँ बाईलिंगुअल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है ये एक बड़ा मैं कह सकती हूँ एक ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट का पार्ट क्या होता है? ग्रोथ। यानी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में ही क्या आ जाता है, आपका ग्रोथ भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो आइए, दोनों के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि CTET ने पूछा है कई बार। सबसे पहले ग्रोथ जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब ग्रोथ जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम के बाद जो होती है वो रुक जाती है। जैसे आप छोटे थे, बड़े हुए, अब एक टाइम आएगा कि आपकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी बढ़ना। ओके, वो तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्रोथ जो होती है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट होती है, यानी एक पॉइंट पर आके वो रुक जाती है। और हम कह सकते हैं ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल ग्रोथ हम सामने से देख सकते हैं कि आप छोटा सा प्लांट लगाइए, आप डेली वीकली आप उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे हर दिन, यानी ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में वो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें। ओके, और जो आपका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट जो होता है वो एक आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट में ही आपका ग्रोथ भी आ जाता है, मगर डेवलपमेंट से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज वो पॉइंट्स जो हैं आपको CTET में ऑप्शंस में मिल जाएंगे। अब देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। अब यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव भी है, यानी ये ग्रोथ भी इसमें शामिल है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्शन टू डेथ एंड नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट है आपका वो आपकी डेथ तक जो है चलती रहती है, यानी आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता रहेगा। यानी आप 1 साल से या आपने 2 दिन में या 3 दिन में आप कितने डेवलपमेंट हुए, ये भले से ये चीज़ दिखाई नहीं देती है, मगर ये अपने आप में एक डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, आप में हर दिन एक डेवलपमेंट आएगी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसका रेट जो होता है वो सब में क्या होता है, डिफरेंट रेट होता है। अब देखिए, किसी में डेवलपमेंट जो है, जो अच्छे से जिनको अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह मिल पाता है, तो उनमें डेवलपमेंट अलग रेट में होगा। और अगर जिनको वो स्थिति, वो माहौल नहीं मिल पाता है, तो उनका डेवलपमेंट होता है बट धीरे धीरे होता है। तो इसका हम कह सकते हैं थोड़ा इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट आता है। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। डेवलपमेंट जो होगा आप में वो कैसे होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप छोटी क्लास में होते हैं तो आप छोटे छोटे सम करते हैं, जैसे ही आप बड़े बड़े होते हैं तो जो धीरे धीरे आप कैसे कॉम्प्लेक्स यानी हार्ड सम को भी आप क्या करते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वेरी इजी कि डेवलपमेंट जो है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर जो है, अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सब में, डेवलपमेंट में भी। तो अभी ये जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, विकास जिसे आप कहते हैं हिंदी में, इसके जो होते हैं 4 टाइप हैं, इनको 4 स्टेज में हमने बांट दिया है। अब देखिए, मैंने आपको NCF ये सब पढ़ाते वक्त मैंने आपको बार बार ये बताया था कि वहाँ पर ये बोला गया है कि स्टूडेंट का हमें जो डेवलपमेंट करना है वो ऑल एस्पेक्ट्स में करना है। तो वो ऑल एस्पेक्ट्स क्या है, वो ये होते हैं PCSE। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है बच्चों का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए बच्चों का, और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी PCSE, ये 4 तरीके से अगर आप डेवलपमेंट करते हैं बच्चों का, तो ये ऑल एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट कहलाता है।
तो अब हिंदी में भी मेंशन किया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। अब हम वन बाय वन इसे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि बच्चों में जो है, हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो जैसे मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल लाइक के मोटर डेवलपमेंट में भी दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। यानी ग्रॉस मोटर यानी कि जिसमें आपके बड़े बड़े सेल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि भागना, जंप करना, तो उसमें आप क्या करते हैं, पूरा बॉडी मूवमेंट, यानी उसमें जो आपके हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाते हैं। बट अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स में आपके जो होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, राइटिंग, कैच, कोई ड्राइंग निकालना, मेहंदी निकालना, कढ़ाई बुनाई, ये सब किस में आ जाता है, आपका फाइन मोटर स्किल्स में। ओके, यानी सिंपल सी बात है कि पहले आपकी जो आपका जो ये होगा, मतलब आपकी पकड़ पहले ग्रॉस मोटर पे आती है, यानी बड़े बड़े सेल्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, रनिंग के लिए हमारे सेल्स जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारे जो है एक फिनिशिंग आना हाथ में स्टार्ट होता है। जैसे कि हम मेहंदी बनाना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, मोटर डेवलपमेंट में दो तरीके की चीज़ आ जाएगी, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो ये आपका आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में, यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आपके मेंटल से रिलेटेड होता है। आपको अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप वो किस में आ जाएगा, कौन से डेवलपमेंट में आएगा, तो आप कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर अटेंशन की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, लैंग्वेज मेकिंग, रीजनिंग, मेंटल प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने की बात हो रही है, तो ये सारी ही चीज़ें आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। अब आता है सोशल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स बच्चों का जो है सोशल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कई थियरी है जो कि ये कहती है कि जो बच्चा है वो मतलब सोशली जब अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में जब वो इंटरेक्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, वो सीखता है। और नेक्स्ट जो आता है बच्चों में, एक इमोशनल डेवलपमेंट भी आना चाहिए, बिकॉज उससे ही मोरल डेवलपमेंट भी बच्चों में आती है। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि प्रिंसिपल में सबसे पहले ये आता है कि कंटिन्यूएशन। डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। उसमें जो होते हैं ऐसा नहीं होता है कि डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हुआ अब आप रुक जाओगे, नहीं। डेवलपमेंट जो है वो लाइन से चलती है, सिक्वेंशियली होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। ये पेज पर आप देख सकते हैं कि हमारा मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है बच्चों में। देखो, यहाँ पर मैंने बताया है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उसमें जो इस तरीके से सिक्वेंशली डेवलपमेंट होता है, लाइक पहले इन्फेंसी। और देखिए, ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसे आप हिंदी में चरण कहेंगे, जो 4 चरण यहाँ पर दिए हैं, ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और जितने पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं वो तो आपको याद ही रखने हैं। तो 1 से 2 बार आप ये नोट्स को देखो तो आप डेफिनेटली आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो आता है इन्फेंसी, जो कि 0 से लेके 2 साल की एज में होगा बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर जो बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, आप देखते होंगे कि बच्चों की जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होते हैं वो बच्चों की बहुत फास्ट होती है यहाँ पर। दूसरा, आप इसे टॉय एज भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है टॉय वगैरह से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस एज में। और बच्चा जो होता है ना, वो सेंसेस से चीज़ों को सीखता है 0 से लेके 2 इयर्स। तो अगर आपसे पूछ ले कि इन्फेंसी में कौन सी एज होती है, तो आपको याद रखना है 0 से 2, और ये 3 पॉइंट्स याद रखनी है। सेकेंड जो आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो आपका जो एज क्राइटेरिया है बच्चे का, वो होगा 2 से लेके 6, जिसे आप प्ले एज भी कहेंगे, क्योंकि देखिए 2 से 6 साल की एज में बच्चा जो है स्कूल जाएगा, तो वहाँ पर जो है प्ले एज, मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चों को खेलना वहाँ पर ज़्यादा पसंद होगा। और बच्चों की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी अगर इस एज में बच्चों को आप कोई भी लैंग्वेज घर में अगर बोली जाती है या घर में आप
दिखाएं या फिर वो सुनता है तो उस चीज़ों को वो बहुत जल्दी क्या कर लेगा, एक्वायर्ड कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस एज में बच्चा जो है, बच्चे में सीखने की जो एक कहते नहीं है जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कौन से एज में? अर्ली चाइल्डहुड एज में। एंड फिज़िकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर फास्ट, यानी ये एक ऐसा एज होता है, एक ऐसा पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड जहाँ पर हर तरीके की डेवलपमेंट आप देखोगे बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे कि आप फिज़िकल डेवलपमेंट ले लो, आप सोशल डेवलपमेंट ले लो, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर क्या दिखाई देती है, फास्ट। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि कौन से एज कौन सा जो एज क्राइटेरिया है जहाँ पर बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट फास्ट तेज़ी से होती है, तो आपको याद रखना है। थर्ड जो एज है वो आता है लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पर बच्चे 6 से लेके 12 साल की एज में होंगे, जिसे आप गैंग एज भी कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग एरर हो गया है, गेज लिखा है, बट यहाँ पर गैंग एज या फिर आप कह सकते हैं स्कूल एज भी आप कह सकते हैं, इसे लेटेंसी एज भी कह सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ के एक से ज़्यादा नाम होते हैं, तो आप यहाँ पर मैंने तीनों चारों को मेंशन किया है, क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन में नहीं दिखाई देता है तो आप दूसरे देख सकते हैं कि हाँ, इसको जैसे गैंग एज को हम क्या कहते हैं, स्कूल एज भी कह सकते हैं, आप इसे लेटेंसी एज भी कह सकते हैं। और इसको जो है ये बताया गया है एरिक्सन ने कि ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी भी इसे बोला गया है, और ये एक स्यूडो मैच्योरिटी है। मतलब बच्चों में इस एज में जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है तो बच्चों को ये लगता है कि हम जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं सारी ही चीज़ें कर सकता हूँ। बच्चों में ये जो है एक सूडो मतलब कि एक कह सकते हैं ना, एक मिथ कॉन्सेप्ट होता है बच्चों में कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी बच्चों में एक आदत आने लगती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस जो है वो 12 से लेके 18 साल की एज, ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है। ये जो पीरियड होता है 12 से लेके 18, ये आपका आता है एडोलेसेंस में। तो एडोलेसेंस जो होता है इसे आप ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं और गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, और हम इसे कहते हैं ब्रिज। ये एक तरीके का ब्रिज होता है जो कि चाइल्डहुड से लेके अडल्ट के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। कौन? एडोलेसेंस। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं चाइल्ड के बाद कौन सा है, लेटर चाइल्डहुड के बाद आपका कौन सा आ रहा है, एडोलेसेंस। तो ये एक जो है ब्रिज की तरह काम करता है। और आप कह सकते हैं ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये जो है स्टैनली हॉल ने कहा था कि ये एक तूफ़ानी मतलब एज है जो कि जिसे आप एडोलेसेंस कहते हैं, क्योंकि ये इस पीरियड में जो है बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो इसीलिए इसे कहा गया है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का। अब स्ट्रेस भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, एंड आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसे बोला गया है। और जो है लास्ट पॉइंट जो आप याद रखोगे, लेक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। बच्चों में यहाँ पर इमोशनल एबिलिटी जो होती है उसकी कमी होती है। बच्चे जो होते मतलब इस एज में जो चिल्ड्रन होंगे, जो होंगे स्टूडेंट, वो कैसे होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो कैसे होंगे, इमोशनली कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं और कभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एडोलेसेंस में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेरिडिटी का एक और नाम है जिसे आप कहते हैं नेचर, और इन्वायरमेंट को आप क्या कहते हैं, नर्चर। इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 1 मार्क्स के लिए, और जो होता है मोस्टली मतलब ऐसा होता है कि हम पढ़ने में मिस्टेक करते हैं या बहुत जल्दबाजी में हम रॉन्ग टिक मार्क करके आ जाते हैं। तो प्लीज़, हेरिडिटी का मतलब होता है नेचर एंड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नर्चर होता है। अब देखिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों ही डेवलपमेंट का पार्ट है, और कैसा पार्ट है, यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अगर आपको ये बोला जाए क्या डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ जो है आपका इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट के बच्चों के विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी चाहिए उसे और इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, और दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो मल्टीप्लाई, जिसे आप हिंदी में गुणा कहते हैं।
तो मल्टीप्लाई होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, मल्टीप्लाई में होगा। और हेरिडिटी जो होता है वो आपका रिलेटेड टू जीन होता है, जिसे जेनेटिक जीन्स कहते हैं आप, जो कि आपके मदर फादर से जो है आप बच्चों में आता है, ठीक है, यानी उनके एंसेस्टर से जो पास होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसे आप क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट, जब बच्चा आ जाता है दुनिया में तो वो उसके घर के माहौल, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ से जो चीज़ मिलती है आप उसे क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। अब इस चीज़ को देने वाले जो मतलब बताने वाले इस टर्म को वो कौन थे, वुडवर्ड थे, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो ये जो था ये एक सिक्वेंशली ऑर्डर था कि मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये पेज पर लेकर आई थी। तो देखिए, तो प्रिंसिपल में क्या आ जाता है कि कंटिन्यूअस होता है, सिक्वेंशियल, अभी जैसे मैंने स्टेजेस आपको 1 बाय 1 बताए, 0 to 2, ठीक है, तो इस तरीके से सिक्वेंशली में चलता है और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। डेवलपमेंट जो होगा आपका लाइफ लॉन्ग होगा, वो नेवर एंड, मतलब कभी उसका एंड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है प्रेडिक्टेबल है, मतलब प्रेडिक्टेबल का मतलब प्रिंसिपल में प्रेडिक्टेबल भी है, मतलब कि जैसे कोई बच्चा बचपन में बहुत तेज़ है पढ़ाई में, या कोई बच्चा है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, या सपोज़ कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, लॉजिक उसका बहुत अच्छा है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में जाके साइंटिस्ट बन सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट हम कन्फर्म ये ऐसे ही करेगा, हम इस चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकते, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इस बच्चे को अगर ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए तो वो डेफिनेटली इस फील्ड में जो है बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक आ जाता है प्रिंसिपल डेवलपमेंट का। और प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो होता है प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड यहाँ पर जो है, जो आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो जर्नल से स्पेसिफिक होती है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो आपने बच्चों को देखा होगा, वो अपने हाथ पैर, यानी जब भी अगर वो रोते हैं या जब कोई भी चीज़ मांगते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ पैर सब मतलब मूवमेंट में लाते हैं। मगर जब जैसे धीरे धीरे बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो आपने देखा होगा कि वो इतना मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर उन्हें रोना भी है तो वो हाथ वगैरह ज़मीन पर पीट के ऐसे नहीं रोते हैं, एक नॉर्मल तरीके से रोते हैं, या उसे कुछ मांगना है तो वो नॉर्मल तरीके से मांगते हैं, यानी हम कह सकते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है मैंने अभी आपको बताया सिक्वेंशली होता है, मगर ये हर एक पर्सन में जो होता है ये अलग अलग होता है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि अगर एक रेट से कोई सामने वाले पर्सन में अगर चेंजेस आ रहा है एक बच्चे में, तो उसी के सामने एक दूसरा बच्चा है उसमें भी वैसे ही चेंजेस आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट जो होते हैं वो चेंज जो वेरी होता है, जो चेंज होता है वो अलग अलग हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसे दिशा कहते हैं आप। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आपके दो स्प्लिट कर दिए जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है जो आपका विकास, जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो हेड टू टो होता है, हेड से कहाँ पर, टो की तरफ होता है। और प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, ये सेंटर टू पेरीफेरी, यानी सेंटर से पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ आपका जो आपकी पकड़, जो आपका डेवलपमेंट होगा वो होगा। जैसे कि नॉर्मल जो बच्चा होता है, जैसे कि स्कूल में अगर वो जाता है पढ़ने के लिए, तो आपने पहले देखा होगा कि पहले बच्चों को पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे वो मतलब उनको सिखाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे एक अच्छी खूबसूरत राइटिंग वो निकालना स्टार्ट करता है। तो हम समझ सकते हैं कि पहले जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, प्रोक्सिमो डिस्टल है, यानी सेंटर टू पेरीफेरी। ये वर्ड आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, अब हम थोड़ा इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि सभी में अगर आप देखें यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट में, तो आपको जो हर चीज़ में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, फिर वो एनिमल्स हो, हर चीज़ में क्या है, डिफरेंसेस हैं।
तो और डिफरेंस होने की वजह से ही, इस वजह से ही हम क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर सभी लोग एक जैसे होते तो हमें पता ही नहीं लगता कौन क्या है, और फिर वो बहुत एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पर्सनैलिटीज़ हो गई, वैल्यूज़ हो गई। तो इन सभी चीज़ों में आपको दिखाई देंगे कि अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। अब इंटेलिजेंस में ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगर जो बच्चा ड्राइंग में अगर बहुत स्मार्ट है तो उसका मैथ्स भी अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास इंटेलिजेंस है क्योंकि वो ड्राइंग में इंटेलिजेंट है वो, बट कोई और स्टूडेंट हो सकता है जो कि मैथ्स में या कोई लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट आप देखेंगे कि डिफरेंट जो पीपल होते हैं, सब में अलग अलग तरह की क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस होते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमने जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी दो पार्ट में हमने बांट दिया है। एक होता है इनहेरिटेटेड, एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेटेड मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, टेम्पोरेट। और मतलब टेम्पोरेट का मतलब होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाता है, तो यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके मदर फादर में होगी, इसीलिए वो बच्चों में दिखाई दे रही है। मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है, मे भी उनके मम्मी डैडी में से कोई बहुत दिमाग वाला हो, अब तो वो चीज़ें भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है बच्चों में। फिज़िकली दिखने में अपने मदर फादर पे जाना, ये भी एक जेनेटिकली हो सकता है डेफिनेटली। अब नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड तो जब आप दुनिया में बच्चा आ जाता है तब सोशल, कल्चर, इमोशनल, एजुकेशन, ये सारी ही चीज़ें बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है। नेक्स्ट हम आते हैं मोटिवेशंस। तो मोटिवेशंस जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल, नेक्स्ट होता है एक्सट्रिंसिक। तो इंटरनल में क्या होता है, जो खुद से, यानी उसके अंदर पहले से ही एक मोटिवेशन है, एक कहते नहीं, एक आपका जो मतलब करने की एक जो कैपेबिलिटी होती है कि हाँ मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मतलब कि कोई आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे या ना करे, मगर आपके अंदर से ये चीज़ है कि ये आपको करना है। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जो आप बाहर से जो चीज़ मिल रही है, यानी कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो ये एक बाहरी मोटिवेशन होता है। और अंदर जो पॉजिटिव जो एक इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में लाएगा वो आपका क्या होगा, इंटरनल वाला। ओके, तो मोटिवेशन के साइकिल के जो होते हैं वो 6 स्टेप होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे आप कहते हैं नीड, ड्राइव, एरोजल, गोल डायरेक्टेड, अचीवमेंट, रिडक्शनल। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये जो साइकिल है, जो 6 स्टेप हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक मैंने इसलिए बीच में लिया है इसको, क्योंकि ये जो गार्डनर पे है, ये क्वेश्चन अभी जो 2 शिफ्ट जो हो चुके हैं आपके 28 एंड 29 को जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें गार्डनर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। गार्डनर जो थे ये एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे किनसे, जीन पियाजे, एरिक्सन से। तो इन्होंने जो है ये बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग जो मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी आ सकता है, कि सीखने के और सिखाने के दरार बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इन्होंने कुछ 8 इंटेलिजेंस इन्होंने शेयर किए, बताया है अपनी थियोरी में, तो वो आप देख सकते हैं, और इससे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो पहला तो देखिए, विजुअल से देखकर ही आपको समझ में आ रहा है, वो लोग जो देख कर चीज़ों को मतलब देख कर बताने में मतलब ये रखते हैं, यकीन रखते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आर्टिस्ट हो गया, पेंटर हो गए, पायलट्स हो गए, ये सब जो मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से जो मैंने दिया है, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पेपर में पूछ लेता है कि सपोज़ आपसे पूछ लेगा आर्टिस्ट, ये कौन से इंटेलिजेंस में आ जाएगा, तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट वाले में आएगा, विजुअल वाले में। एंड सेकेंड जो है आपका वो आता है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक में, यानी कि लिंग्विस्टिक से आपको समझ में ही आ रहा है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपके कौन से आ जाएंगे, लॉयर आ सकते हैं, पोएट आ सकते हैं, राइटर आ सकते हैं, जिसकी रीडिंग, हियरिंग, डिस्कशन, डिबेटिंग,
ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये उस इंटेलिजेंस में आ जाएगा। और यहाँ पर आता है इंटरपर्सनल। अब देखिए इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हम बहुत जल्दी में रहते हैं तो हम ये चीज़ देखते ही नहीं है कि पेपर में इंटरपर्सनल है वो या इंट्रापर्सनल है, दोनों ही अलग चीज़ होती है। देखिए इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में जानना, जैसे कि हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं, तो वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपको उपाय वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन से लोग आ जाएंगे इंटरपर्सनल में? सोशल कम्युनिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ये, जिसकी सोशल कम्युनिकेशन एंड जिसे आप काउंसलर भी कह सकते हो, इसमें साइकोलॉजिस्ट आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप अगर ले सकते हो मदर टेरेसा, ये सब किस में आ जाती हैं? इंटरपर्सनल। अब इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को बेहतर से जान पाना, अपनी खूबी को, अपनी खामी को, उसे ही आप क्या कहेंगे? इंट्रापर्सनल। इसमें फिलोसोफर आ जाएंगे आपके, जैसे गुरु वगैरह आ जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल में आप एरिस्टोटल याद रख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स यानी जिस भी स्टूडेंट, जिस बच्चे की या जिसकी भी जो है जो मैथ्स या लॉजिक में अच्छा हो, तो हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि हाँ आगे जाकर ये साइंटिस्ट में अपने फील्ड में अपना करियर सेट कर सकता है। तो आपको मोस्टली ऐसे लोग इस फील्ड में दिखाई देंगे। अब म्यूज़िकल यानी जिसको म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा समझ हो, जैसे कि म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह होते हैं वो लोग। 7 जो आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो इसमें आपके डांसर्स आ जाएंगे, एक्टर आ जाएंगे, ऐसे लोग जिन लोगों को अपने बॉडी पार्ट पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना आता है, जैसे एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट पर्सन हो गए, जिम्नास्टिक वगैरह, ये सारे लोग आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक, यानी कि नेचुरलिस्टिक नेचर से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मर, टूरिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, यानी जो भी लोग नेचर से कनेक्टेड यहाँ पर आपको मिलेंगे वो सभी आ जाते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। तो इस तरीके के 8 प्रकार के इंटेलिजेंस जो है गार्डनर ने बताए थे। तो इन 8 पॉइंट से कोई भी पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 1 पर। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड। अब देखो कभी जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी आ जाता है, अब्राहम मैस्लो, तो ये इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने जो ये जो हायरार्की बताया है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो इनकी हायरार्की जो है आज के टाइम पर अगर आपने जो सुना होगा मिड डे मील, ये इनकी ही थियरी से क्या है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इनकी थियरी या हम इनके हायरार्की को समझ लेते हैं कि इन्होंने एक मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पर आप 6 स्टेजेस देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइट है ये, ठीक है, मैं नो प्रॉब्लम, मैं इसे रीड कर देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो इन्होंने बताया था वो ये बताया था फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसे आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, या फिर मैंने यहाँ पर ब्रीथिंग, सांस लेना, फूड खाना, वाटर, होम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड में। अब आता है, अब आपको ये सारी चीज़ें मिल गई, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आप क्या सोचेंगे, घर भी आपको मिल गया है, अब आप क्या सोचेंगे कि वहाँ पर आपको सेफ्टी मिले। तो सेकंड जो है, सेकंड में उन्होंने सेफ्टी के बारे में बताया है कि सिक्योरिटी अब हमें चाहिए। अब वो हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आपको सिक्योरिटी चाहिए। फिर अब आपको सेफ्टी मिल गई, पैसा मिल गया आपको, ठीक है, हेल्थ भी अच्छी है। तो अब आप लव बिलोंगिंग, थर्ड जो पार्ट होता है लव बिलोंगिंग होता है, फिर वो फ्रेंडशिप, फैमिलीज़ वगैरह आ जाएंगी उसमें। फिर आता है सेल्फ स्टीम, जहाँ पर कॉन्फिडेंट, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि मतलब लव बिलोंगिंग के बाद जाहिर सी बात है ख़ुद में एक सेल्फ स्टीम यानी कॉन्फिडेंस आना है हमको, अचीवमेंट और रिस्पेक्ट हो हमारी, ये बात करते हैं फोर्थ स्टेज।
फिफ्थ स्टेज में हम कहते हैं मोरालिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी चीज़ें आ जाती है। और लास्ट जो होता है वो आपका जो सिक्स स्टेज बताया गया है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो सिक्स स्टेजेस हैं ये आपको याद रखने हैं। पूछ ले कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि फोर्थ स्टेजेस, या फिर आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ये कौन से स्टेज में है, और अलग अलग स्टेजेस के नाम दे देंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल्स प्लस आपको ये जो सिक्स स्टेजेस हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही।